मैं कह रहा हूं आप अपनी 4 काम अच्छे तो गिनाओ, गिनाने चाहिए। सरकार जब काम कर रही है तो दुनिया गिनाती है, लेकिन आप अपनी कमियों को कहां ले जाएंगे। कोरोना के दौरान आपने नहरों में बहते हुए शरीर नहीं देखे, कोरोना के दौरान हॉस्पिटलों के बाहर आपने डेड बॉडीज नहीं देखी, कोरोना के दौरान आपने इंजेक्शन पे ब्लैकमेलिंग की खबरें अखबार और चैनल में नहीं देखी क्या? कहां थे संतरी मंत्री? सरकारी हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले इंजेक्शन 2005 का इंजेक्शन लाख लाख रुपए में बेचा, इन्हें शर्म नहीं आई? कुदरत यही इनसे जवाब लेगी, यही इनको जवाब देना पड़ेगा। स्वर्ग और नर्क सब यही है। आप अच्छे काम गिना रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन की, आज हम किस भारत में 21वीं सदी में जीत रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और आप ये बयान दे रहे हैं संसद में कि हमारे ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कैसे कह दिया आपने कि संसद में खड़े होकर हमारे पास किसानों के मरने की डाटा नहीं है? गरीब मजदूर, जिन परिवारों के लोगों ने खाद के लिए लाइन में कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान कुर्बान करी है, 50 किलो का कट्टा आपने 45 किलो का कर दिया। डीएपी और यूरिया लेने के लिए आपने लाइन पे लगा दिया, और ट्यूबवेल के ऊपर आपने मीटर के बिजली के बिल लगा दिए। इतना अत्याचार करेंगे, 100 रुपए में डीजल पेट्रोल बेचेंगे और आप आय दुगने करने की बात करेंगे। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा, कहाँ है? आपने 15 लाख का वादा करा, कहाँ है? आपने स्मार्ट सिटी की बात करी। राजपूत जी, आप जगह जगह जाके कवरेज करते हैं, बताइए मैं उस शहर का नाम, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपने साधन से लेके जाऊंगा, आपके अपने साधन से छोड़ूंगा, बताओ कौन सी स्मार्ट सिटी बनी? आप जिन्ना, गन्ना और औरंगजेब और अकबर, इस पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो घर में बैठ के मियां मिट्टू बनते रहो, दूसरों के कामों को अपना काम बता के उद्घाटन डबल करते रहो, इसका कोई इलाज है? इसका इलाज और इसका जवाब फरवरी में आपको मिले। हमारे साथ इस वक्त आरएलडी नेता इंद्रजीत सिंह टिट्टू जी मौजूद हैं। उनसे हम हर वो चुनाव का सवाल जानने की कोशिश करेंगे जो आज सबके मन में बना हुआ है। इंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप एक विश्लेषक के रूप में भी जाने जाते हैं, मतलब काफ़ी दौर रहा है आपका, राजनीतिक दौर रहा है। इस आंदोलन से अगर मैं शुरुआत करूं तो किस निगाह से आप आंदोलन को देखते हैं? देखिए, 380 दिन ये चला आंदोलन, एक इतिहास लिख गया। मेरी याददाश्त में, मेरी उम्र में तो ऐसा आंदोलन मैंने नहीं देखा। जट्टा संभाल पगड़ी जैसा आंदोलन जो हुआ था, उसके बाद हुआ है, और इसमें कुछ कड़वे और कुछ अच्छे अनुभव भी हुए हैं। 700 किसानों की जान जाने के बाद अब ये समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करें या अपना गिला शिकवा करें, नहीं समझ पा रहे। मतलब अखिलेश यादव जी की पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। पिछले बार भी अगर हम देखें तो आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तमाम आरोप है गुंडावाद की सरकार है। कहा जाता था जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसमें तमंचे, पिस्टने उत्तर प्रदेश में काफ़ी निकाल दी जाती थी, जिसके बल पर क्राइम होता था। आज वो कम है। अभी हाल ही में महानगर अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा जी, हमने उनसे बात हुई, हमने उनसे पूछा कि मतलब गुंडा सरकार के ऊपर के सवाल के ऊपर पूछा, तो उन्होंने कहा हमसे कि आज जो गुंडे हैं या तो ऊपर हैं या जेल में हैं। मतलब आज की डेट में गुंडा नहीं है कोई, मतलब प्रदेश के अंदर गुंडा मुक्त है सरकार। आप किसी निश्चित जाति को लेकर टारगेट बनाएं जी, और एक तरफा कार्रवाई करके कहें हमने गुंडे मार दिए, ऐसा नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, आपने एक जातियों को चिन्हित करके आपने ये जो चीजें करी हैं, आपने सबके साथ इसका समावेश सब में नहीं है। आपने कार्रवाई करी है, वो नजर आ रही है, पर आपने कुछ चिन्हित लोगों पर करी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमें मैंडेट मिला है, हमें दूसरे को नकारा और हमें एक्सेप्ट करा है, हमें अपना बनाया है, तो हम पहले से कुछ बेटर करें। ठीक है, आपकी बात तमाम सही है, लेकिन एक चीज़ फैक्टर चलता आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हमने सर्वे किया, मतलब एजेंडे निकाले, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे एजेंडे हमारे सामने आए जो मतलब जो फेवर में है, उनके मन में बैठा हुआ है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये काम हमारे लिए करे हैं। हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि 370 कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी ये हटेगी, वो हटी। अयोध्या का सपना था जो आज पूर्ण रूप से बनने जा रहा है। काशी आज भव्य स्तर पर बनने जा रही है। काशी कॉरिडोर जो आज अगर हम देखें तो आज प्रधानमंत्री ने तमाम अपना उससे उद्घाटन कराएं। वो तमाम हाईवेज जो देहरादून का अभी हम सर्वे देख रहे थे तो 6.5 घंटे का ट्रैवल था, जो 2.5 घंटे में होने जा रहा है। फिल्म सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब उनके मन में है कि कुछ तो पार्टी कर रही है, मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए राजपूत जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार और मेरे संपर्क में काफी दिनों से। जी। मैं साफ वही बात करता हूँ
केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जी। सरकार जो भी आएगी उसको ही सारे काम करने पड़ेंगे। ये किसी को एहसान नहीं है पब्लिक पे। मैं कह रहा हूँ आप अपनी 4 काम अच्छे तो गिनाओ, गिनाने चाहिए। सरकार जब काम कर रही है तो दुनिया गिनाती है, लेकिन आप अपनी कमियों को कहाँ ले जाएंगे? कोरोना के दौरान आपने नहरों में बहते हुए शरीर नहीं देखे। कोरोना के दौरान हॉस्पिटलों के बाहर आपने डेड बॉडीज नहीं देखी। कोरोना के दौरान आपने इंजेक्शन पे ब्लैकमेलिंग की खबरें अखबार और चैनल में नहीं देखी क्या? कहाँ थे संतरी मंत्री? सरकारी हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले इंजेक्शन 2005 का इंजेक्शन लाख रुपए में बेचा, इन्हें शर्म नहीं आई? कुदरत यही इनसे जवाब लेगी, यही इनको जवाब देना पड़ेगा। स्वर्ग और नर्क सब यही है। आप अच्छे काम गिना रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन की, आज हम किस भारत में 21वीं सदी में जीत रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और आप ये बयान दे रहे हैं संसद में कि हमारे ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कैसे कह दिया आपने कि संसद में खड़े होकर हमारे पास किसानों के मरने की डाटा नहीं है? कोई सवाल पूछने वाला है? लेकिन आज क्या है कि विपक्ष कमजोर है। ये सवाल पूछे जाएंगे, कुदरत भी पूछेगी, पब्लिक भी पूछेगी, और पब्लिक आजकल जवाब मत के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से देती है। हल्ला नहीं मचाती। मेरी बीबी भी वोट डाल के आएगी, वो मुझे बताएगी नहीं। जब बक्सा खुलेगा तब पता लगेगा किसकी वोट लेके आई है। आज की युवा, आज का हर आदमी बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा, कहाँ है? आपने 15 लाख का वादा करा, कहाँ है? आपने स्मार्ट सिटी की बात करी। राजपूत जी, आप जगह जगह जाके कवरेज करते हैं, बताइए मुझ शहर का नाम, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं अपने साधन से लेके जाऊंगा, आपके अपने साधन से छोड़ूंगा। बताओ कौन सी स्मार्ट सिटी बनी है? आपने वो जो हमारे आए थे जापान से, आपने उनको जो है क्या नाम तुम्हारा गुजरात में झूला झुलाया। आपने कहा है आपकी ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बताइए कहाँ है? इसका जवाब कौन देगा? बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है बीजेपी की पार्टी की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से तमाम कहा जा रहा है कि 2024 तक का वेट तो करा जाए। अरे आप तो घर में बैठ के मियां मिट्टू बनते रहो, दूसरों के कामों को अपना काम बता के उद्घाटन डबल करते रहो। इसका कोई इलाज है? इसका इलाज और इसका जवाब फरवरी में आपको मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने क्या ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे? क्या समाजवादी पार्टी ने विकास का दर जो आज है करंट में, क्या उतना दर पहले था? मतलब समाजवादी पार्टी ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी अब आई है तो तभी से मतलब परेशानी खड़ी हुई है। सब ऑक्सीजन प्लांट हो गए, विकास की हो गई। पहले बात तो बीमारी जब आएगी तभी तो इलाज होगा ना। पहले तो इतनी भयंकर बीमारी थी नहीं देश के अंदर। पोलियो खत्म किसने करा? यही खत्म हुआ ना, तो ऊपर से तो खत्म नहीं हुआ। और आपने तो इंजेक्शन के पैसे भी नहीं लिए, पोलियो के तो इंजेक्शन भी फ्री लिया करते थे। अरे आपने क्या नहीं करा यार? आप जिन्ना, गन्ना और औरंगजेब और अकबर, इस पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सरकार को जब पूरे 5 साल फुल मैंडेट की सरकार के मौका मिला है, तो आपको कौन सा मौका कम मिला? आपके पास पूरी कलम में ताकत थी, आपकी कलम में पूरी शाही थी, आप जो चाहते कर सकते थे। आप विकास के मुद्दे पर जाइए, जिन्ना और गन्ना और अकबर और औरंगजेब पे चुनाव मत लड़िए। विपक्षी दल के तमाम कहना है कि आरएलडी ले लो चाहे समाजवादी पार्टी ले लो, परिवारवाद तो है। इस बात को आप कहां तक मानते हैं? मुझे हलवाई का बेटा, देखो हलवाई का बेटा हलवाई बनेगा, दूध बेचने वाले का बच्चा दूध बनेगा, तो राजनीति करने वाले का बेटा राजनीति क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल ही नहीं होने चाहिए। परिवारवाद, अरे काबिलियत होगा तो पब्लिक उसको चुनेगी। मान लो कि राजनाथ सिंह के अंदर वो जो गुण है, उनके बेटे नीरज के अंदर या उनके पंकज के अंदर वो गुण नहीं होते, तो नोएडा का विधायक कैसे चुन लिए जाते? मैं राजनीति कर रहा हूं, मेरे बेटे का टेस्ट नहीं है, मेरा बेटा व्यापार देखता है, क्योंकि मुझे राजनीति करनी है। कोई तो काम धंधा देखेगा ना, परिवार चलाना है। तो मेरे बेटा अगर काम नहीं करता तो कल को पब्लिक उसे कैसे चुन लेगी? इसलिए चुन लेगी कि तो इंद्रजीत सिंह टीटू का बेटा है। करते नहीं। पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में काम करना पड़ेगा, आपके अंदर आपको काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। चाय वाला मुख्यमंत्री बना है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं तो अब ये जो चन्नी दी है वो कहाँ से आए हैं? ये भी तो गरीब परिवार से हैं, उन तो रिक्शा चलाया है। अब पार्टी बेशक हमारी विपक्षी है, कांग्रेस है, लेकिन आप दूसरों से कुछ सीखेंगे नहीं। वो तो कह रहे हैं, मैं रो पड़ा, राहुल जी का जब फोन आया था मैं रो पड़ा, जबकि तो मुख्यमंत्री को कह रहे मैं तो कभी जीवन में सपने में भी नहीं पता था कि मुझे मुख्यमंत्री बन जाएगा। आप हमेशा देखो, जीवन में कभी आदमी पूर्ण नहीं होता, चाहे राजनीति में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी लाइन में हो। आप हमेशा आदमी कुछ सीखता है। हमें दूसरों से कुछ अच्छी बातें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आरएलडी की भूमिका क्या रहेगी उत्तर प्रदेश में? चलिए, आरएलडी के बिना सरकार नहीं बनेगी।
अहम भूमिका में रहेगी आदरणीय जयंत चौधरी जी की भूमिका। और किसान, गरीब, मजदूर, जिन परिवारों के लोगों ने खाद के लिए लाइन में कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान कुर्बान करी है, 50 किलो का कट्टा आपने 45 किलो का कर दिया। डीएपी और यूरिया लेने के लिए आपने लाइन पे लगा दिया, और ट्यूबवेल के ऊपर आपने मीटर के बिजली के बिल लगा दिए। इतना अत्याचार करेंगे, 100 रुपए में डीजल पेट्रोल बेचेंगे और आप आय दुगने करने की बात करेंगे। बीजेपी 2 सीटों से चली थी यार, किसी ने सोचा था क्या? लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेके निकले थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को इन्होंने आज बुजुर्ग करके मार्गदर्शक में घर बैठा दिया, और आप 10 साल 2 साल बाद जाएंगे उनका बर्थडे मनाने, घर जाके पैर छू लेंगे। तो क्या सोचते हो कि उनके अंदर से दर्द, वो अपने अंदर जो दर्द है, उनका भी एक मन था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, उनके अंदर मन था कि मैं भी एक बार देश का राष्ट्रपति बनूं। आज बीजेपी जिस ओहदे पे है, जिस स्टेटस पे है, जहां खड़ी है, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका कभी जीवन में भुलाई नहीं जा सकती। ये मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों ने बीजेपी को खड़ा करा है। जो आदमी अपनी होंद को भूल जाता है, जो आदमी अपने अस्तित्व को भूल जाता है, वो बहुत जल्दी अपने अस्तित्व को खो जाता है।